नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सक्षम अकादमी में। और एसआई के प्रैक्टिस सेट में पहला टेस्ट आप लोगों के लिए था, सभी के लिए एप्लीकेशन में फ्री है, आप टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। और इस वीडियो में जानेंगे हम आपका जो प्रश्न नंबर, जो आपका जीएस, जीके, उत्तराखंड करंट अफेयर या फिर आपका जो हिंदी का जो सॉल्यूशन है। थोड़ा सा हिंदी का सॉल्यूशन नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस सेट में आपके 126 से लेकर आपका 200 तक 75 जो प्रश्न है वो यहाँ पर रहने वाले हैं, क्योंकि एक ही बार में इतना सारा सॉल्यूशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर तो चलो हो जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन में रिकॉर्ड वो अपलोड नहीं हो पाएगा। लेकिन जो कुछ हो पाएगा शायद ये 2-3 टुकड़ों में आपके पास से सॉल्यूशन मिलेगा। पहले थोड़ा सा एसआई के बैच की जो जानकारी है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास वीकली 6 दिन आपका होते हैं, वर्किंग डे जो भी कुछ होता है संडे को अलावा। हमारे पास सोमवार को एक टेस्ट मिलेगा आपको एप्लीकेशन में, जो आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा, 300 नंबर का टेस्ट होगा। फिर अगले दिन 2 दिन मंगल बुधवार को आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। फिर बृहस्पतिवार को फिर आपका टेस्ट होगा 300 नंबर का। शुक्र शनिवार को आपको फिर से उसका सॉल्यूशन मिलेगा। कभी कभार ऑफलाइन क्लासेस के शेड्यूल के हिसाब से, थोड़ा बरसात का भी मौसम है, अगर कभी कभार इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं कि टाइम पे ना हो पाए अपलोड, लेकिन हफ्ते के जो संडे तक कुछ अगर छूट जाता है तो संडे तक या उस हफ्ते के संडे तक आपको सारी चीज़ें यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि अगर आपको जो लोग कोर्स से जुड़ेंगे, अगर आपको लगता है कि वीडियो जो है डाटा ज़्यादा खा रही, एप्लीकेशन में बहुत सारी शिकायतें रहती हैं, थोड़ा सा क्वालिटी के कुछ ही ऑप्शन हमारे पास हैं, तो आपको चैट सेक्शन में वीडियो का लिंक मिलेगा यूट्यूब चैनल पर, जो आपको ही केवल शेयर किया जाएगा। जो लोग कोर्स से जुड़े होंगे, आप वहाँ पर क्या है कि अपनी क्वालिटी मैनेज करके उसको आराम से देख सकते हो। दूसरी चीज़, जो लोग जुड़ेंगे पहले तो डेमो टेस्ट जरूर देखना, डेमो सॉल्यूशन पूरा देखना। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में ऐसा देखा गया कि जो ग्रुप सी के शेड्यूल जो टेस्ट होते रहते हैं, वहाँ पर 100 नंबर का टेस्ट जो होता रहता है, अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टेस्ट शुरू करने गए, ठक 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 से जल्दी से 1 से 100 तक भागे और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखा या फिर जो वीडियो वगैरह देखी। लेकिन देखो, एसआई का पेपर है, आप सभी को पता है कि भाई 300 नंबर का पेपर है और आपको 3 घंटे में सॉल्व करना है, जिसमें कि 125 प्रश्न आपके पास मैथ्स और रीजनिंग के हैं। सबसे पहले कोशिश ये करनी है, यहाँ पर हो चाहे वहाँ पर हो, पहले तो वहाँ की बात तो बहुत बात की है, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि आपको 3 घंटे पेपर को देने हैं। बहुत बड़ा पेपर है और 3 घंटे बैठने की आदत डालनी है। जितने सोल्व हो सकेंगे उतने सोल्व यहाँ पर करने हैं, जितने नहीं होंगे टेस्ट सबमिट करके उसके बाद उन चीज़ों को पीडीएफ वगैरह में देख के जो जो क्वेश्चन नहीं हुए आपके टेस्ट में उनको अलग से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बहुत जो है आपका देखो अभी से तैयारी होगी, पेपर निकालना न निकालने में यही छोटी छोटी चीज़ें फ़र्क पैदा करती हैं। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, जब तक आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तब तक आपको सॉल्यूशन भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ों पर गौर करेंगे। जो भी कुछ डाउट्स वगैरह आपके होते हैं रहते हैं, वो जरूर आपका चैट सेक्शन एप्लीकेशन में है, वहाँ पर आप जरूर जो है मैसेज वगैरह छोड़ सकते हो, ठीक है। तो शेड्यूल मैंने आपको बता दिया, फीस वगैरह आपको एप्लीकेशन पे दिखी जाएगी। शायद ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि सारे सोचेंगे यार ज़्यादा है, 4 महीने की कोई ज़्यादा फीस नहीं है, क्योंकि कंटेंट के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो पीडीएफ ही देख लो, 15-15 पेज की पीडीएफ है ना। थोड़ा बहुत आपको अगर कोई रिश्तेदारी यारी दोस्ती में कोई है प्रिंटर वाला, तो वहाँ से निकालने की कोशिश करना, रिम दे के खरीद के, क्योंकि वैसे तो बहुत महंगी पड़ने वाली है, ठीक है। बट फिर भी देखो, मैनेज करने वाली चीज़ें तो आप मैनेज करें, सॉल्यूशन में जो भी चीज़ें होंगी उनको लिखेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पर आपका जो भी सॉल्यूशन होगा, आने वाले समय में धीरे धीरे चीज़ें रिपीट होने लगेंगी। अब होता है ना सॉल्यूशन में, कई बार आपको सॉल्यूशन में चीज़ें पहले सुन ली, वो चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। पेपर में कोशिश ये करना, हर जगह पर चाहे कहीं पर भी आप पेपर दे रहे हो, यहाँ पर कहीं पर, सबसे पहले पकड़ना हिंदी उत्तराखंड जीएस वाला पोर्शन, क्योंकि मुझे पता है कि मैथ्स में जाओगे, या आपको भी पता है यार कि मैथ्स रीजनिंग बहुत वो वाली बात है कि अगर हो गई तो ठीक है, नहीं हो गई तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर तो चलो ऑनलाइन में ठीक है कि आपका जो भी सही हुआ टिक मार दिया। ऑफलाइन जहाँ पर भी कर रहे हो आप, ओएमआर सीट भरो, साथ में कोशिश करो कि भाई देखो आधा घंटे तो ओएमआर सीट के गोले भरने में लगने वाला है, तो कोशिश करना मार्केट से ओएमआर सीट वगैरह ऑनलाइन दुनिया भर की मिल जाएंगी सस्ती वगैरह कहीं से, तो गोले भरने की भी कोशिश करना साथ साथ में। और जो क्वेश्चन आता है ना सीधे गोला भर दिया करो पेपर में। बहुत बार गलतियां हो जाती हैं, हम क्या करते हैं कि यार ना पहले सोल्व कर लेते हैं उसके बाद पेपर, पता चल रहा है हिंदी उत्तराखंड जीएस में 2-3 घंटे पूरे हो गए, पेपर सबमिट होने वाले आ गए, चलो भाई कैसे गोले भरोगे। तो जो आता है सीधे गोले भरने की कोशिश करना, ठीक है। ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि 126 से 200 तक आपका इस वीडियो में सॉल्यूशन रहने वाला है, बाकी आपको अगली वीडियोस में चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। हिंदी सारी चीज़ें मिलेंगी। 126 के निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है? मैंने ऑनलाइन टेस्ट चेक किया, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर त्रिपुरा दिया हुआ है।
ऑप्शन फर्स्ट भी था। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपका आंसर मिल जाता सिक्किम, क्योंकि आप सभी को पता है सिक्किम इस तरीके से ऊपर में, यहाँ पर आपका कौन सा है, नेपाल देश हो जाता है। नेपाल ऊपर आपका चीन से भी ये क्षेत्र लगा हुआ है और इधर किससे लगा हुआ है, ये भूटान से लगा हुआ है। तो 3 देश से पूछा हुआ था, इसलिए इसका आंसर आपके पास क्या, सिक्किम। लेकिन जो आपका कंफ्यूजन रहता है ना, त्रिपुरा, त्रिपुरा से क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सा देश है जो बांग्लादेश से, कौन सा देश है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, तब आपका आंसर मिल जाएगा क्या, त्रिपुरा यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। अगला हमारे पास आता है कि भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट को किस अन्य नाम से जानते हैं। ये भी बहुत सारे लोगों ने गलत करा हुआ था कि भाई आपको पढ़ना है अच्छे से पहले, केप कोमोरिन किया हुआ था जिन लोगों ने आंसर, तो आपको बता दूं ये कन्याकुमारी है। और कन्याकुमारी जो है दक्षिणतम नहीं है, ये मुख्य भूमिका दक्षिणतम जरूर कह सकते हैं, लेकिन तब ध्यान रखना इसको जब दक्षिणतम आए। और मैंने तो यहां पर स्पष्ट कर दिया था ना कि भाई आपको इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम बताना था, तो इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम पार्सन पॉइंट मिल जाएगा या पिगमिलियन पॉइंट, इसका आपको दूसरा नाम मिल जाता है। इंदिरा कॉल की अगर हम बात करेंगे तो इंदिरा कॉल जो है आपका ये उत्तरतम स्थल मिल जाता है भारत का। गौर माता या गोहर माता या फिर सर क्रीक, ये आपका सबसे पश्चिमी मिल जाता है, पश्चिमी। ठीक है, तो बचता है आपका कौन सा, पूर्वी बिंदु। सबसे पूर्वी में आपका वालांगू मिल जाएगा अरुणाचल में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना भाई, सबसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के जो बिंदु, बेसिक चीजें, अभी ज्यादा कुछ है नहीं, तो ये चीजें आती हैं। और देखो बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में गलत करते हैं, तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना भी है कम समय में, है ना। चलिए अगला है, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि इसका कारण यह है कि प्रचुर मात्रा में यहां पर क्या है, खनिज भंडार उपस्थित मिल जाते हैं। अगर हम छोटा नागपुर पठार की बात करें, पहले रूर की बात कर देते हैं। चलो, रूर जो है ये आपका जर्मनी में एक क्षेत्र है जो आपका खनिज उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो तुलना की जाती है ना, जब आपका एक जैसे गुण वाले कुछ चीजें मिल जाती, चाहे मनुष्य ही क्यों ना हो, है ना। तो यहां पर अब हम बात करते हैं छोटा नागपुर का जो पठार है, यहाँ पर आपका सिंहभूमि, यहाँ पर है आपका पलामू क्षेत्र, यहाँ पर मिल जाएगा आपका, है ना, धनबाद वगैरह क्षेत्र। तो काफ़ी सारा खनिज वगैरह के लिए ये क्षेत्र को जाना जाता है और इसलिए इसको भारत का रूर भी कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार से एक और क्वेश्चन आता है कि छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, पारसनाथ, आपके पास इसका आंसर मिल जाता है। ठीक हो जाएगा। चलिए अगला, सतपुड़ा व अजंता की पहाड़ियों के मध्य स्थित क्षेत्र में को किस नाम से जाना जाता है। भाई आपको क्या पूछा हुआ था, सतपुड़ा और अजंता, सभी को पता है सतपुड़ा मुख्य रूप से एमपी, अजंता आपका एमएच महाराष्ट्र की श्रेणियां मिल जाती, इनके बीच का जो स्थान है उसको खानदेश कहा जाता है। काफी सारे लोगों ने इसका मालवा का पठार भी किया हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और महादेव, जो लोग पहले से सभी को पता है, जो लोग नए हैं यहाँ पर गौर करें कि हमारे पास मध्य भारत में कुछ पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं, उनका उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर अगर जाएंगे तो ये सीक्वेंस मिलता है। ये सीक्वेंस कैसा है, आर्मी में एक मेडल दिया जाता है, अति विशिष्ट सेवा मेडल, इस तरीके से आपको याद रखना, अति विशिष्ट सेवा मेडल। A4 हो जाएगा आपके पास क्या, अरावली, V4 आ जाएगा विंध्य पर्वत, C4 मिल जाएगा, S4 मिल जाएगा सतपुड़ा और M4 ये आपका महादेव पहाड़ी आपके पास मिल जाती है। इनके बीच से कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि भाई अरावली और विंध्याचल के मध्य कौन सा पठार है, तब आंसर हो जाता है आपका कौन सा, मालवा का पठार। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में हमने कौन सी नदी देखी है, नर्मदा नदी आ जाती है। सतपुड़ा और महादेव के बीच में आपके पास कौन सी नदी, ताप्ती नदी आ जाती है। सभी को पता है कि नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी में बहती हैं और भ्रंश घाटी के अगल बगल खासतौर पर विंध्य और सतपुड़ा जो पर्वत हैं, इनको भारत में ब्लॉक पर्वत की श्रेणी में भी रखा गया है। ठीक हो जाएगा। दूसरा हम ये भी देखते हैं कि नर्मदा ताप्ती से भी प्रश्न आते हैं, कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी, यानी उसी को हिंदी में ज्वार नदमुख कहा जाता है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो वहां पर नर्मदा और ताप्ती फिर से आपके पास आंसर मिल जाएंगे भाई। ठीक है, सौराष्ट्र से तो ये आपका गुजरात और गुजरात का जो महाराष्ट्र से लगा हुआ क्षेत्र मिल जाएगा। दंडकारण्य, ये मुख्य रूप से आपके पास दंडकारण्य जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना की मध्य सीमा वाला क्षेत्र मिल जाता है दंडकारण्य। ठीक है, ये भी अपने विशेष भौगोलिक क्षेत्र के लिए आपका प्रसिद्ध मिल जाता है, जो दंडकारण्य आपका जंगल मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, इनमें से एक क्वेश्चन और आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी जो केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, तो वहां पर भी आपका अजंता एलोरा जो है एक ही राज्य में है, तो ऑप्शन में ये भी आ जाते हैं। फिर से देखो, अगर हम और चीजें देखें तो अरावली से क्वेश्चन क्या बनता है कि विश्व भर में सबसे प्राचीन वलित पर्वत, सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन कौन सा है, तो ये भी आपके पास कौन सा आ जाएगा, अरावली। और सबसे नया भी भारत में कौन सा, हिमालय मिल जाएगा। और हिमालय की भी सबसे नवीन श्रृंखला पूछे जाए तो बाह्य हिमालय
आपके पास शिवालिक मिल जाता है भाई, ठीक है। चलिए 130 है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील संबंधित राज्य के साथ सही सुमेलित नहीं है। अगर बाकी आपको पता है नहीं है, लेकिन ये मुझे कंफर्म पता है कि आपको ये पता है कि लोकटक कहाँ पर है। लोकटक आपके पास मिल जाएगी मणिपुर में। मणिपुर की लाइफलाइन इसको कहा जाता है, लाइफलाइन ऑफ मणिपुर लोकटक। लोकटक में ही केबुल लामजाओ तैरता राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा। लोकटक की इसी झील में, मतलब मणिपुर की इसी लोकटक झील में आपके पास क्या मिल जाता है, जो भारत का पहला तैरता हुआ स्कूल था वो भी यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करें फटाफट से झीलों की, तो वेम्बनाथ की ही पहले बात करते हैं। भारत की सबसे लंबी झील है, भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाथ झील मिल जाती है, जो कहाँ पर मिलेगी आपको, केरल राज्य में। और यहाँ पर केरल में ही इसी झील में, केरल तो खैर लिखा हुआ है, इसी में आपके पास क्या मिल जाता है, वेलिंगटन द्वीप यहाँ पर मिल जाता है। और ये नौकायन वगैरह के लिए प्रसिद्ध झील मिल जाती है। भारत की बात करेंगे तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर मिल जाएगी जे&के में। सबसे बड़ी खारे पानी की, ध्यान से सुनना, सबसे बड़ी खारे पानी की चिल्का, लेकिन सर्वाधिक खारा पानी आएगा तब सांभर आपके पास मिल जाएगा, जो राजस्थान में सांभर और डीडवाना मिल जाएगा। सबसे ऊंचाई पर हमारे पास चोलामू मिल जाता है, सिक्किम में सभी को पता है ना। इन चीज़ों को ध्यान रखें। क्वेश्चन क्या आता है कि चिल्का के बाद दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील, तो तब आपके पास आपका कौन आ जाएगी, पुलिकट, आंध्र प्रदेश से इसमें तमिलनाडु के बीच में आपके पास आ जाएगी। और इसमें क्या है, श्रीहरिकोटा द्वीप भी आपका यहाँ पर मिल जाता है। तो इनको विशेष रूप से रिवीजन में रखेंगे, ठीक है। चलिए 131 से कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में वर्षा होने का कारण है। अब कोरोमंडल तट सबसे पहले पता होना चाहिए। हमारे पास पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का बंटवारा किया जाता है। फिलहाल पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो कन्याकुमारी क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जो कृष्णा नदी का जो डेल्टा है, इसके बीच के क्षेत्र को कहा गया सबसे पहले क्या, कोरोमंडल। यानी यहाँ पर अधिकतर जो इस तरीके से आपने ये सीक्वेंस यहाँ पर ये राज्य देखा हुआ, कौन सा राज्य है आपका, तमिलनाडु। और क्वेश्चन कई बार आता है कि तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा का कारण, तमिलनाडु में शीतकाल में बाढ़ आने का कारण, तो ये मिल जाएगा प्रत्यावर्ती मानसून। इसी को प्रत्यावर्ती मानसून को ही लौटता मानसून कहा जाता है। इसी को आपका क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करेंगे तो ये केरल के तट से यहाँ से प्रवेश करता है सबसे पहले। उत्तर पूर्वी जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, सबसे ज़्यादा भारत में अगर वर्षा प्राप्त किससे होती है, वो इसी से मिल जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ की बात करेंगे तो हमारे पास आता है उत्तर भारत, ध्यान रखना इसका, उत्तर भारत आ जाएगा या उत्तर पश्चिम भारत आ जाता है शीत ऋतु में। शीत ऋतु में वर्षा होने का कारण क्या है इस क्षेत्र में, तो पश्चिमी विक्षोभ आ जाती हैं, जो कि भूमध्य सागर की हवाओं से प्रभावित आपके पास हवाएं मिल जाती हैं। ठीक हो जाएगा भाई। इसके बाद हम बात करेंगे कि इन्हीं वर्षा को जो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा उत्तर भारत या उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में होती है, इस वर्षा को राजस्थान में महाबट या माबट के नाम से भी जाना जाता है। कई बार आपके पास क्वेश्चन क्या आता है कि भाई कौन सा राज्य जो आपका दोनों मानसून से वर्षा होती है, तो हमारे पास पंजाब ऐसा भारतीय राज्य है जिसमें दक्षिण पश्चिम मानसून से भी और उत्तर पूर्वी मानसून, अच्छा पश्चिम नहीं ये पूर्वी था सॉरी, उत्तर पूर्वी मानसून से भी वर्षा होती है, लौटता मानसून से भी वर्षा होती है। और फिर पंजाब से एक और क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा भारतीय राज्य जहाँ पर सबसे कम समय तक मानसून रुकता है, तो वो भी पंजाब आ जाएगा। अगला चलते हैं भाई, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसकी बात करेंगे तो ये आपका भूमध्य रेखा पर हो जाता है। देखो हमारे पास जो आपका ग्लोब माना है उसके बीच में 0 डिग्री अक्षांश जो है, जिसको हम भूमध्य रेखा इक्वेटर कहते हैं, तो इसके 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश मिलते हैं, कहीं पर 5 भी मिलेगा लेकिन 10 मुख्य रूप से उसको मान के चलते हैं कि इस बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या माना गया, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा गया। यहाँ पर हिंदी में या फिर आपका अंग्रेजी में एक डोल ड्रम इसको कहा जाता है, हिंदी में शांति का प्रदेश कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है भाई, यहाँ पर इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती रहती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, हवाएं आपका विस्तारित होकर हल्की होकर ऊपर उठी रहती हैं, हवाओं में क्षैतिज रूप से प्रवाह नहीं मिलता है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, शांति का प्रदेश। कुछ लोगों ने इसका फोर्थ किया भाई, तो देखो फोर्थ से भी क्वेश्चन बन चुका है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र को कहा जाता है, तो इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसको यहाँ पर कहा जाता है। कर्क रेखा सभी को पता है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी में और 23.5 डिग्री दक्षिणी में मकर रेखा मिल जाएगी, दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसको उष्ण कटिबंध के अंतर्गत रखा गया है।
33 है कि काली नदी को अन्य नाम से, तो बहुत आसान था, काली नदी को रेगुर मिट्टी भी, सॉरी काली नदी नहीं, काली मिट्टी को, हाँ, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। दूसरा, काली मिट्टी का कलर जो होता है वो काला इसलिए है कि उसमें जीवांश, जीवों का अंश वगैरह आपको देखने को मिल जाता है भाई, ठीक है। दूसरा, काली मिट्टी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में, फिर आपका गुजरात के क्षेत्र में मिल जाएगी। काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि कपास के लिए और मूंगफली के लिए प्रमुख रूप से उपयोगी होती है। ध्यान रखना, काली मिट्टी को ही उष्ण कटिबंधीय चारनोजम, इसको एक नाम और मिलता है, उष्ण कटिबंधीय चारनोजम के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है, तो यहाँ पर रेगुर हो जाएगी। लेटराइट की बात करेंगे तो लेटराइट को कहीं पर कछारी मृदा भी कहा जाता है, और ये आपका मुख्य रूप से चाय, कॉफ़ी, काजू, इलायची, इन चीज़ों के लिए आपका क्या है, प्रमुख रूप से मतलब महत्वपूर्ण मृदा मानी जाती है। बांगर खादर की बात करेंगे तो बांगर और खादर ये दोनों जलोढ़ के अंतर्गत है। ध्यान रखना, जो बांगर है इसको पुरानी जलोढ़ कहा गया है, पुरानी जलोढ़, और जो खादर है उसको नई जलोढ़ कहा गया है। इससे प्रश्न लगातार बनते रहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। हमारे पास दोनों जलोढ़ में है, अगर ऑल ओवर पूछा जाए भारत में, इनको बांट के नहीं पूछा जाता है। ये सिंपल सा 8 जो भाग बांटे गए हैं नदियों के, मतलब मिट्टी के 8 प्रकार, उनमें से आपके पास क्वेश्चन आता है कि सबसे उपजाऊ तो हो जाएगी कौन सी, जलोढ़। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल फिर भी कौन सी मिल जाएगी, जलोढ़। अब सर्वाधिक उपजाऊ मैंने कहा जलोढ़ है, लेकिन अगर माना इन दोनों में भी बांट दिया जाए कि इनमें से भी सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सी है, तो वो मिल जाएगी नहीं। देखो, इसी में हमने कई बार यहाँ पर ये चीज़ें देखी हुई हैं कि खाद शब्द है ना, खाद, जो लोग पहले से जुड़े हैं लगातार, हमने कई बार देखा हुआ, खाद से ही ध्यान रखना, खाद क्या होती है, उपजाऊ होती है। इसलिए जो खादर है वो सबसे ज़्यादा, यानी बांगर से भी ज़्यादा उपजाऊ आपके पास यहाँ पर ये मिल जाएगी। इसके अलावा लाल मृदा से क्वेश्चन आते हैं, लाल मृदा से ज़्यादा कुछ न बस या तो इसका रंग लाल क्यों, लोह ऑक्साइड के कारण इसका कलर जो है आपका लाल मिलता है, ठीक है। बाकी चीज़ें आगे देखते रहेंगे साथ साथ में, अभी तो शुरुआत हो रही है ना। चलिए, 134 है, ब्रिटिश सरकार में संविधानिक विकास के क्रम में किस अधिनियम के तहत गवर्नर की कार्यकारिणी में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई है। 1833 का जो अधिनियम था, इसके तहत चौथा सदस्य शामिल किया गया। भले 1834 में पहला विधि सदस्य आपका यहाँ पर नियुक्त होता है, लेकिन अभी यह अस्थायी था। इस विधि सदस्य को 1853 में क्या किया जाता है, स्थायी बना दिया जाता है। हमारे पास 1833 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, महत्वपूर्ण चीज़ ये आती है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो अब समस्त भारतीय जो ब्रिटिश क्षेत्र है उनका गवर्नर जनरल होगा, जो हमारे पास सबसे पहले विलियम बेंटिक आपके पास मिल जाते हैं। 1858 में महत्वपूर्ण चीज़ फिर से यहाँ पर ये कि भारत परिषद का गठन होता है, भारत सचिव पद बनता है, और भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन को चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। यहीं पर हमने देखा कि जो BOD थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो कि 1784 में बना था, वैसे डायरेक्टर तो पहले से था, BOC खासतौर पे 84 में बनता है, इन दोनों को भी यहाँ पर समाप्त कर लिया जाता है। 1909 में मुख्य रूप से, सबसे प्रमुख रूप से, बेसिक रूप से जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ पर बनता है क्या, मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की यहाँ पर जो है व्यवस्था की गई थी। उसके अलावा हमारे पास 1909 या फिर इससे पहले 1892 में मिलता है, आपका कनेक्ट करने की अगर कोशिश करें, 1892 में मिलता है कि बजट पर बहस करने का अधिकार सदस्यों को दिया गया, लेकिन बजट पर बहस के साथ साथ अगर पूरक प्रश्न आता है तो वो 1909 में मिलता है। 1909 में ही भारत में गवर्नर की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा मिलते हैं, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कि इसी अधिनियम के तहत भारत परिषद, कहां पर, लंदन में, भारत परिषद में जो 2 भारतीय पहली बार जुड़ते हैं वो केसी गुप्ता, कौन कौन है, केसी गुप्ता हो जाएंगे और सैयद हुसैन विलग्रामी। तो दोनों अलग अलग नाम आपने याद रखने। अगर माना लंदन में भारत परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय सदस्य पूछे तो 2, भारत में ही गवर्नर की कार्यकारिणी में पहले मिले तो SP सिन्हा मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रावधान आपका 1909 में मिल जाते हैं। फिर 1861 की बात करेंगे तो ये भी आपने सभी ने यहाँ पर पढ़ा है, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि भाई विभागीय प्रणाली शुरू की गई। हर कार्य के लिए अलग अलग विभाग बनाए गए, जिसको पोर्टफोलियो प्रणाली भी कहा जाता है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी कहा जाता है। दूसरा, 1861 में ही हमारे पास क्या आता है, गवर्नर को, वैसे तो वायसराय यहाँ से कहा जाने लगा, गवर्नर को यहाँ पर क्या है, अध्यादेश का आदेश,
अध्यादेश की शक्ति दी गई, अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहाँ पर दी जाती है। और चौथा सदस्य यहाँ पर था, एक पांचवां सदस्य यहाँ पर आपका लोक निर्माण विभाग से विधिवेता, ठीक है, विधिवेता पांचवां सदस्य एक और यहाँ पर शामिल किया जाता है, ठीक है। 1833 में अगर हम वापस थोड़ा सा आए, एक चीज़ यहाँ पर क्या मिलती है, 1813 में कंपनी के व्यापारिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग गया था, केवल चीन के साथ व्यापार, चाय का व्यापार कंपनी के पास था, लेकिन 1833 में उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो फिलहाल ये चीज़ें हैं, आगे धीरे धीरे और चीज़ें आपका यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे। इन 4 ऑप्शन से कभी ना कभी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, जरूर आएंगे, तो आपको वो चीज़ यहाँ पर अब गलत नहीं होने देना है, ठीक हो जाएगा। चलिए अगला, भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा गया? जो भारत सरकार अधिनियम है 1935, सिलेबस अगर आपने चेक किया होगा ना, तो वहाँ पर स्पेशली एक हेडिंग में इसका जिक्र है। तो यहाँ पर आपका अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा गया किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। साथ साथ में जवाहरलाल नेहरू ने इसी को गुलामी का अधिकार पत्र, इसी को गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा है। जबकि मैं अगर इसको कहूं कि 1935 का जो अधिनियम है, इसको पूर्णतः सड़ा वह मूल रूप से बुरा यानी बेकार, ये अगर आता है तो ये कहा गया किसके द्वारा? जिन्ना के द्वारा इस अधिनियम को ये ना यहाँ पर कहा गया, ये स्टेटमेंट आपके पास मिल जाता है। महात्मा गांधी, फिलहाल यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि जो क्रिप्स मिशन आया था आपका 22 मार्च 1942 को, क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? उत्तर दिनांकित चेक, उत्तर दिनांकित चेक कहा गया था। कहीं पर लुसेंट में ये आपका नेहरू के अलावा लिए भी लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना ये आपका महात्मा गांधी ने क्या कहा था? उत्तर दिनांकित चेक कहा था किसको? क्रिप्स मिशन को, जो भारत आया था 42 में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे भाई इनका। अगला चलते हैं, 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार, तो आराम से पता ना, VN राव, वेनेगल नरसिंह राव को यहाँ पर आपका क्या बनाया गया है? भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार। इसी तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। हम अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो अस्थायी हमारे पास कौन मिल जाते हैं? सभी को पता होना चाहिए, सच्चिदानंद सिन्हा, जो आपका पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, और वहां पर उपाध्यक्ष बनते हैं HC मुखर्जी। लेकिन जो सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं, उनके द्वारा फिर मनोनीत किए जाते हैं आपका यहाँ पर कौन सा? फ्रैंक एंथोनी। तो पहले मनोनीत उपाध्यक्ष पूछे तो फ्रैंक एंथोनी आ जाएगा, लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा के साथ सबसे पहले उपाध्यक्ष से HC मुखर्जी आपके पास यहाँ पर मिल जाएंगे भाई, ठीक हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ध्यान रखना, वेनेगल नरसिंह राव जो VN राव है, ये भारत के पहले व्यक्ति मिलते हैं जो आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या बनते थे? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने हैं। तो इनको भी साथ साथ में 2 फैक्ट याद रखना, एक तो संवैधानिक सलाहकार, दूसरा भारत के प्रथम भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने हैं। अगला, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से? देखो 2 क्वेश्चन है। 1861 का हम पढ़ चुके हैं कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहाँ पर मिली, लेकिन अगर क्वेश्चन आता कि वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम से ली गई है। सभी को पता है कि भाई 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत आपके पास ही मिल जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। बाकी की हम बात करेंगे, इनमें से जो छूटा है वो छूटा है आपका 1919 में हमने देखा कि भाई 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की गई थी, लेकिन 1919 में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली आपका शुरू की जाती है। भारतीय महिलाओं को वोट का अधिकार यहाँ पर दिया जाता है। जो 1909 में निर्वाचन था, पृथक निर्वाचन आपका सांप्रदायिक निर्वाचन, उसमें यहाँ पर विस्तार किया गया। 1909 में प्रांतों में द्वैत शासन, देखो प्रांतों में द्वैत शासन जो दिया गया है, डायर की इसका नाम भी है, और डायर की नामक पुस्तक में जो आपका इसका वर्णन किया है वो किया गया किसके द्वारा? आपका प्रांतों में द्वैत शासन लियो कार्टियस के द्वारा, लियोनल कार्टियस या जो भी कुछ आपका लियो कार्टियस, ध्यान रखना, उसके द्वारा यहाँ पर आपका ये दिया गया है। क्या कहा मैंने? प्रांतों में द्वैत शासन। लेकिन क्वेश्चन अगर आता है कि प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करके केंद्र में द्वैत शासन, तब 1935 आपके पास आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा अगर हम यहाँ पर और चीज़ देखेंगे 1919 में, तो 1919 में आपका लोक सेवा विभाग, जो लोक सेवा आयोग मतलब है, लोक सेवा आयोग 1926 में फिर इसकी स्थापना मिल जाती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। और इसी के तहत 1921 में पहली बार लोक लेखा समिति का भी गठन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। हाँ, एक चीज़ और फिर ध्यान रखना कि द्वैत शासन अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपके पास आए कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका के 2 सदन, वो भी 1919 में आपके पास मिल जाएगा भाई।
अगला कि निम्नलिखित में से किस एक वाद में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना गया है? ऑप्शन फर्स्ट बेरूवाड़ीवाद, ये सभी का सही होना चाहिए, पेपर में आया तो अक्सर इनका रिवीजन ज़्यादा रहता है। बेरूवाड़ीवाद 1960 में यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना है और कहा है कि जब ये भारतीय संविधान का अंग नहीं है तो इसमें आर्टिकल 368 भी लागू नहीं होता। यानी 368 में क्या है? संविधान संशोधन। तो इस भाग में कोई संविधान संशोधन भी नहीं हो सकता है। लेकिन इसके बाद चलेंगे केशवानंद भारती बनाम 1973, लेकिन उससे पहले आते हैं मदन गोपाल वाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया का एक वाद था आपका 1957 में। ध्यान रखना ध्यान से, अंग नहीं माना वेरुवाड़ी ने, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भारतीय प्रस्तावना है, भारतीय प्रस्तावना है, प्रस्तावना को न्यायालय में, प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस वाद में कि भाई अगर कोई व्यक्ति, कोई भारतीय नागरिक, कोई व्यक्ति अगर किसका प्रस्तावना का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसका कोई भी डिसीजन नहीं देने वाला है, उस चीज को न्याय संगत नहीं माना गया है। किसमें? मदन गोपाल वाद में। लेकिन फिर 60 में यहां पर आता है प्रस्तावना को अंग नहीं माना गया। सभी का सॉल्यूशन मिलता है लास्ट में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो मिलता है 1973 में। यहां पर प्रस्तावना को अभिन्न अंग माना गया और कहा गया कि भाई जब प्रस्तावना अभिन्न अंग है संविधान का तो प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। इसके बाद आपने देखा कि 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, जहां पर आपके पास पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, एकता और अखंडता शब्द जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है प्रस्तावना से संबंधित, इनको विशेष रूप से लिखें, रिविजन करें इन चीजों का। ठीक है, बाकी केशवानंद भारती बनाम में एक और चीज यहां पर आपने देखी होगी, भाई मूल ढांचा शब्द भी दिया गया। कहा गया है कि किसी भी भाग में, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन हो सकता है, लेकिन उसका मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। 39 है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? तो भाई देखो, उपराष्ट्रपति का पद आपका ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका से आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया? ब्रिटेन से एकल नागरिकता आ जाती है, द्विसदनात्मक विधायिका आ जाती है। भारत में जो शासन की संसदीय प्रणाली है ये भी ब्रिटेन की देन है। संसदीय प्रणाली में क्या होता है? देश का प्रमुख तो राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रमुख, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास है। सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके अलावा ब्रिटेन से हमने क्या देखा? विधि निर्माण प्रक्रिया, विधियों के समक्ष समानता, विधियों का समक्ष समानता यहाँ से, विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से आ जाएगी। ठीक है, तो बाकी इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखना। आगे हम चीज़ों को देखेंगे धीरे धीरे, जो भी आपका चीज़ें ली गई हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो जाती हैं। राज्यों के विधान परिषद के कुल कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 1/6। आर्टिकल 169 के तहत हमने क्या देखा? विधान परिषद का जिक्र किया। राज्यों में विधान परिषद जो होती है, उच्च सदन होता है, एक सहायक रूप से इस सदन को माना जाता है। आर्टिकल 169 में इसका गठन भी और समापन भी। यहाँ पर ध्यान रखना 1/6 तो आंसर हो गया और सबसे ज़्यादा वैसे यही पूछा जाता है। ठीक है, फिर आपको याद रखना 1/12, 1/12 स्नातकों द्वारा, ऐसे ही 1/12 माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा, माध्यमिक शिक्षकों द्वारा। 1/3 आ जाएगा तो जो राज्य के विधानमंडल होगा, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा मिल जाएगा। और ऐसे ही फिर 1/3 मिल जाएगा आपका किसका? जो स्थानीय निकाय है, स्थानीय निकाय जो है, इन स्थानीय निकायों के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाएगा? सदस्यों को चुना जाएगा। ठीक, चलेंगे फिलहाल आगे। इनमें से कौन सा संविधान संशोधन दल बदल कानून से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है? अब आपको लग रहा होगा यार ऐसा तो कुछ भी नहीं था, हमने तो खाली क्या पढ़ा था? 52 वाला पढ़ा था। 52वां संविधान संशोधन जो आपका 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है 1985 में, वैसे लागू होता है 15 फरवरी 1985 को। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि 91 में, एक तो देखो यहाँ पर 91 में क्या मिलता है कि मंत्रिमंडल की संरचना मिलती है, मंत्री परिषद की संरचना मिलती है कि भाई सदन के कुल सदस्यों का 15% से अधिक मंत्री परिषद नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक अपवाद भी यहाँ पर था कि कोई राज्य जिसका 15% 12 से कम आता है तो वो राज्य अधिकतम कितने 12 मंत्री रख सकता है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न कई बार आपका आ चुका है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। दूसरा यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 89th एडी एक्ट, ये आपका 2003 में होता है और इसी के तहत 2004 में SC व
एसटी के लिए अलग अलग आयोग का गठन किया जाता है। पहले 1978-79 का अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग दोनों कंबाइंड था, लेकिन इस संविधान संशोधन के तहत फिर यहाँ पर क्या किया गया, इसको अलग अलग कर दिया गया। 73 की बात करेंगे तो 73 में आपके पास वही 73, 74, तो ये 73 तो आपका पंचायत से संबंधित आ जाएगा, 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है, जबकि 74वां वाला आपके पास कब आ जाएगा, 1 जून 1993 से। 31वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका सीटों को बढ़ाया गया था, लोकसभा आपको पता है 500 से कितना किया गया था, 525 किया गया था राज्यों में, और केंद्र शासित प्रदेशों में 25 से घटाकर कितनी 20 कर दी गई थी, जो लोकसभा की सीटें आपके पास मिल जाती हैं, ये यहां पर मिल जाएगा। उसके अलावा देखो 91 संविधान संशोधन क्या है, यहां पर जैसे मैंने शुरू में कहा कि 52 में तो था, लेकिन 91 संविधान संशोधन में दल बदल से संबंधित प्रावधान मिल जाते हैं कि भाई अगर किसी दल का 2/3 सदस्य किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसको फिर दल बदल नहीं, वो तो पूरी पार्टी शामिल मान ली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ प्रावधान यहाँ पर चेंजेस वगैरह आपके पास मिल जाएंगे 91 संविधान संशोधन में। अगला आता है कि मेहरौली स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से है। मेहरौली स्तंभ लेख का संबंध आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर से, कि मेहरौली दिल्ली में है। समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो समुद्रगुप्त से संबंधित आपका जो अभिलेख मुख्य रूप से आपने पढ़ा होगा, वो पढ़ा है कौन सा, प्रयाग प्रशस्ति। सभी को पता प्रयाग प्रशस्ति जो है आपका किसके द्वारा, हरिशैन के द्वारा लिखा गया है। लेकिन ध्यान रखना जो आपका एरण अभिलेख मिलता है, 2 अभिलेख मिलते हैं एरण, भानुगुप्त का तो आपको पता है जहां पर सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, लेकिन एक एरण अभिलेख जो है समुद्रगुप्त का भी मिलता है, जिसमें समुद्रगुप्त को दानी राजा कहा गया है, ठीक है। तो 2 मिलते हैं, ध्यान रखना इसको, ठीक है। रुद्रदामन प्रथम की बात करेंगे तो सभी को पता है भाई जूनागढ़ अभिलेख मिलता है, और जूनागढ़ जो रुद्रदामन का अभिलेख मिलता है, रुद्रदामन शासक था भारत में सबसे प्रतापी। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, पर सुदर्शन झील के बारे में बहुत सारा जिक्र मिलता है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के काल में किया गया, अशोक ने उसका पुनर्निर्माण किया, वहाँ पर बांध वगैरह बनाया, लेकिन बाद में फिर रुद्रदामन के समय जो है रुद्रदामन का जो गवर्नर मिलता सुविशाख, उसके द्वारा यहाँ पर पहले से 3 गुना मजबूत बांध बनाया गया। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर रुद्रदामन प्रथम से आता है कि किस शासक ने बिना बेगार लिए, बिना जनता से टैक्स लिए सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, तो रुद्रदामन आ जाएगा। स्कंदगुप्त की बात करेंगे तो स्कंदगुप्त में भी बाद में गुप्त शासक था जिसने फिर से इसका पुनर्निर्माण करवाया, लेकिन स्कंदगुप्त से महत्वपूर्ण जो चीज़ें आती हैं वो क्या आती है कि भीतरी स्तंभ लेख मिलता है स्कंदगुप्त का, और भीतरी स्तंभ लेख में जो है भारत में हूण आक्रमणों की जानकारी मिल जाती है। अगला चलते हैं 3 मुख वाले देवता पशुपति की आकृति वाली मुहर, तो सभी को पता है भाई कि मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी यहीं से आपका प्राप्त हो जाती है, ठीक है। हड़प्पा से महत्वपूर्ण रूप से आपका R37 और H, ये 2 प्रकार की समाधियां वगैरह यहाँ से मिल जाती हैं। वैसे मिलता है गठिया रोग के भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं, पता नहीं है कैसे मिले हैं, है ना। मोहनजोदड़ो से कि आपका कोई प्रोटोजोआ मिला है, तो माना गया कि ये मलेरिया वाला प्रोटोजोआ मिला है, तो मलेरिया की खैर बहुत डीप में ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मिलता है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी जो इमारत थी वो आपके पास क्या थी, अन्नागार। ध्यान रखना पुरानी किताबों में कुछ किताबों में ये आपका जरूर मिल जाएगा कि स्नानागार था, लेकिन सबसे बड़ी अन्नागार यहाँ पर मिल जाती है। बनवाली से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मिलता है वो मिलता है भाई कि मिट्टी का हल, कांसे की नर्तकी की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से, लेकिन बनवाली से 2 मृण मूर्ति मिली है। 2 मृण मूर्ति किसकी, 2 नारियों की मृण मूर्ति। तो नारी मृण मूर्ति की अगर हम बात करेंगे तो मिट्टी के हल से मिट्टी वाली चीज यहाँ पर आपका बनवाली से हो जाएगा। रोपड़ की बात करते हैं तो रोपड़ देखो सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद प्राप्त प्रथम हड़प्पा नगर, स्वतंत्रता के बाद प्राप्त प्रथम हड़प्पा नगर आपके पास मिल जाएगा रोपड़। दूसरा, रोपड़ से जो है आपका मानव प्लस कुत्ते का कंकाल मिला है। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे कि यार हमने तो J&K पढ़ा था, बुर्जहोम, बिल्कुल सही है वो भी। गर्तावास और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य बुर्जहोम से भी मिले, लेकिन स्पष्ट रूप से अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आए कि किस सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कुत्ते को मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले, तो वो आपका रोपड़। दूसरा, रोपड़ से एक चीज बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि रोपड़ से चंद्रगुप्त द्वितीय की मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखना है इसको। सबसे पहले तो स्वतंत्रता के बाद प्राप्त पहला मिल जाएगा रोपड़ पंजाब में। दूसरा मोहनजोदड़ो, हमने समस्त सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, लेकिन भारत में सबसे बड़ा नगर आएगा तो राखीगढ़ी आपके पास मिल जाएगा। अलग निम्नलिखित में से किस शासक को जैन परंपरा में कुणिक तथा बौद्ध परंपरा में वैदेही पुत्र कहा गया है? ये कहा गया अजातशत्रु को। बिंबिसार की अगर हम बात करेंगे तो बिंबिसार को जैन ग्रंथों में यहाँ पर क्या नाम मिला है? श्रेणिक नाम मिलता है।
बिंदुसार की बात करेंगे तो बिंदुसार को अमित्रघात बिंदुसार को वायु पुराण में, बिंदुसार को वायु पुराण में क्या नाम मिलता है, इसको भद्रसार कहा गया है, और इसको जैन ग्रंथों में जो है आपका क्या कहा गया, सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहां पर और चीज को देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात आती है। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है आपका एक तो यहां पर आपके पास क्या मिल जाएगा कि भाई मुद्रा राक्षस में इसको क्या कहा गया, वृषल कहा गया। यहां पर एक सेंड्रोकोटस नाम मिलता है चंद्रगुप्त के लिए। ठीक है, सेंड्रोकोटस की अगर हम बात करेंगे तो सेंड्रोकोटस जो उल्लेख मिलता है, देखो ध्यान से, सेंड्रोकोटस कहा था किसने, जस्टिन ने सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया, लेकिन बाद में जो विलियम जोन्स ने कहा कि भाई जो जस्टिन के द्वारा सेंड्रोकोटस का प्रयोग किया गया वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया। तो क्वेश्चन ये आ गया किसने कहा, तो भाई वो जस्टिन के द्वारा कहा गया। कई सारी जगह पर आपका विलियम जोन्स मिल जाएगा। विलियम जोन्स ने तो फिर इस चीज को डिस्क्राइब किया ना, बाद में बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है कि जो ये कहा गया है ये किसके लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कहा गया है। ठीक हो जाएगा, चलेंगे नेक्स्ट अगला। बौद्ध सभाओं से संबंधित सप्तपर्णी गुफा स्थित है। देखो पहली बौद्ध संगीति होती है राजगृह में, और राजगृह में ये आपका सप्तपर्णी गुफा। दूसरी होती है आपका वैशाली में, ध्यान रखना वैशाली में आपके पास बालुकाराम विहार में होती है। तीसरी होती है आपका कहां पर, पाटलिपुत्र में, और पाटलिपुत्र में भी आपके पास क्या मिल जाएगा, अशोकाराम विहार मिल जाएगा। कश्मीर चौथी बौद्ध संगीति मिल जाती है कहां पर, कुंडलवन कश्मीर में मिल जाएगी, कुंडलवन में। और यहां पर शासक कौन था, देखो महत्वपूर्ण, बाकी चीज़ों में आप सभी को पता है, महत्वपूर्ण चीज़ आपका फोर्थ वाले से मिलती है, कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में संपन्न हुई है। और इससे यह भी पता चलता है कनिष्क का शासन जो कितना विस्तृत रूप में था। कनिष्क के काल में जो कुंडलवन में बौद्ध संगीत हुई थी, यहाँ पर जो है आपका बौद्ध धर्म दो भागों में बंट जाता है। बौद्ध धर्म जो है दो भागों में, महायान और हीनयान में बंट जाता है। और ध्यान ये रखना है कि देखो महायान जो आपका कई बार क्वेश्चन आता है कनिष्क किस शाखा से थे, तो कनिष्क शासक थे तो शासक कौन होंगे, महान होंगे ना, तो कनिष्क भी आपका महायान शाखा से संबंधित मिल जाते हैं। बाकी देखो सन यार आपको पता होना चाहिए, है ना, 483, 283, 255 आपका प्रथम ईस्वी वगैरह इस तरीके से। अध्यक्ष की बात करेंगे तो पहले में आपका महाकश्यप सभाकामी, तीसरे मोगलीपुत्र, और चौथे में आपका वसुमित्र अशोघोष वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, शासकों की बात करेंगे तो पहले में अजातशत्रु, फिर कालाशोक, अशोक और फिर कनिष्क मिल जाएगा। ठीक है, स्थान हो चुके हैं बस, और क्या चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अगला। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, कि प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है, ये कहा वीर सावरकर ने। और साथ साथ में यहाँ पर एक और नाम मिलता है किसका, पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा भी ये कहा गया है। टी.आर. होम्स, अभी केवल ऑप्शन पर चलेंगे। ठीक है, टी.आर. होम्स की अगर हम बात करेंगे तो टी.आर. होम्स ने इसको क्या कहा, सभ्यता व बर्बरता का संघर्ष, सभ्यता व बर्बरता का संघर्ष कहा गया यहाँ पर किसके द्वारा, टी.आर. होम्स। आर.सी. मजूमदार, जो ये कहा गया है ना सुनियोजित है, आर.सी. मजूमदार ने क्या किया है, इसका खंडन किया है, कहा है ना तो ये पहला था, ना ही राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। बाकी लॉरेंस सीले की बात करें, यहाँ पे मालेसन भी मिलता है, लॉरेंस सीले मिलता है, जिन्होंने इसको सैनिक विद्रोह घोषित किया है। ठीक है, तो चीज़ों को रटेंगे। और देखो भाई यहाँ से ना लगातार क्वेश्चन आते ही आते हैं, आ ही रहे हैं मतलब लगातार। ठीक है, तो विशेष रूप से देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगला आता है कि सन 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय बम्बई से शहर, तो बम्बई से आपका लाहौर, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। सभी को पता है कि आपका 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि वैदिक सभ्यता की पुनः स्थापना करना। आपने इनके स्टेटमेंट देखोगे, वेदों की ओर लौटो, वेदों में पूर्ण सच्चाई नहीं थी, इस तरीके से इनके स्टेटमेंट आ जाते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। चलते हैं फिलहाल अगले पे। महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले निम्न आंदोलन में सबसे पहले कौन सा आंदोलन घटित हुआ था। देखो खेड़ा की बात करते हैं पहले, तो खेड़ा ऑप्शन के हिसाब से खेड़ा मिलता है आपके पास कब, 22 मार्च 1918। अहमदाबाद मिलता है 15 मार्च 1918। असहयोग सभी को 1 अगस्त 1920 सभी को पता होना चाहिए, और बारदोली 1928 में। तो हो तो गया, सबसे पहले कौन सा मिलता है, अहमदाबाद मिल आंदोलन। ये सीक्वेंस बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा। वैसे भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण में किया गया था। नील खेती के कृषकों के सहयोग में गए थे, 3 कठिया प्रथा को यहाँ पर समाप्त किया गया था। उसके बाद आपका आता दूसरा अहमदाबाद मिल। यहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा पहली भूख हड़ताल मिलती है अहमदाबाद मिल में।
उसके बाद खेड़ा आ जाएगा। खेड़ा आंदोलन जो है इसको कर नहीं आंदोलन भी कहा गया है, कर नहीं आंदोलन की संज्ञा भी इसको दी गई है। तीसरा फिर आपके पास यहाँ पर असहयोग, फिर बारदोली, बारदोली आ जाता है। तो बारदोली आपका यहाँ पर ये मिलता है कि सरदार पटेल ने क्या की थी, इसके नेतृत्व किया था। क्वेश्चन आता है कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो महात्मा गांधी ने। थोड़ा सा डिटेल में आता है कि बारदोली की महिलाओं की ओर से, लेकिन दी किसने, महात्मा गांधी ने यहाँ पर ये उपाधि दी है, सरदार की उपाधि दी है पटेल जी को। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, बाकी चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी आगे। इनमें से कौन सी घटना गवर्नर लॉर्ड लिटन के काल से संबंधित है, तो सभी की सभी मिल जाती हैं भाई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसको कि 1882 में रिपन ने क्या किया, फिर समाप्त किया है। ठीक है। रॉयल टाइटल एक्ट ये आपका 1876 मिल जाता है, जहां पर केसर हिंद की उपाधि दी गई थी विक्टोरिया को। आधिकारिक रूप से वैसे यहीं पर मिलता है। 76-77 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, यहाँ पर जो है भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था, किसको, विक्टोरिया को। आर्म्स एक्ट भी 1878 में आता है भारतीय शस्त्र अधिनियम के रूप में। ठीक हो जाएगा। चलिए आगे। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने 40वां वर्ग का गठन कर अमीरों का दमन किया था, यह आपका इल्तुतमिश मिलता है। इल्तुतमिश ने अपने इससे देखा क्या, जब ये सैनिक कार्यकाल में था या फिर आपका जो ऐबक के समय था, तो इसने देखा कि दिल्ली के जो अमीरों का है उनका काफ़ी हस्तक्षेप शासन में है। तो इसने किया कि भाई जो शासक को जो क्या देंगे, शासक को जो सुझाव देंगे वो केवल ये 40 सरदार देंगे, जो 40वां वर्ग बनाया गया। बाकी चीज़ों की शक्तियों को, बाकी सरदारों की शक्तियों को यहाँ पर क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो क्वेश्चन आता है कि अमीरों का दमन, तो सीधे सीधे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से बहुत सारे क्वेश्चन बनते। एकता प्रथा, जिसको कि अंतिम रूप से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा समाप्त किया गया था। इल्तुतमिश में आता है कि सबसे पहले दिल्ली राजधानी भी इल्तुतमिश ने बनाई थी। गुलामा को गुलाम भी कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक भी आपका इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसका गुलाम वंश का कहें या दिल्ली सल्तनत का कहें। ठीक है। जो 40वां वर्ग बनाया गया था, आगे जाके हम देखते हैं कि बलबन ने इसको क्या किया था, समाप्त किया था। बलबन ने लोह एवं रक्त नीति, सिजदा, पाबोस और नवरोज त्यौहार जो फारसी परंपरा पर त्यौहार थे, उनको शुरू किया गया है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। द्वितीय सिकंदर, सिकंदर सानी की उपाधि, सर्वाधिक दक्षिण भारत अभियान जो मलिक काफूर के नेतृत्व में किए गए हैं, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण भी इसी के काल में मिलते हैं, सर्वाधिक भू राजस्व की दर भी यहीं पर मिलती है, उपज का 1/2 50% भाग जो है राजस्व के रूप में दिया जाना था। और यहीं पर सबसे ज़्यादा ये जो भूमि वापस ली गई ना, एकता के द्वारा जो भूमि दी गई थी इल्तुतमिश के काल में, उसको यहाँ पर वापस लिया गया। और सबसे ज़्यादा जो खालसा भूमि, देखो खालसा भूमि क्या होती थी, दिल्ली सल्तनत कहें, मुगल कहें, जो पूर्णता जो सीधे सीधे सरकार के नेतृत्व में भूमि है, सरकार के अधिकार में है, उसको यहाँ पर क्या नाम दिया गया है, खालसा भूमि। और सर्वाधिक खालसा भूमि मिलती अलाउद्दीन खिलजी के समय। जब एकता को समाप्त किया गया था, एकता था क्या कि नगद के बदले वेतन दिया जाए, मतलब वेतन के बदले ये भूमि दी जाती थी नगद के बदले। तो भाई अब ये नहीं दिया जाए, अब किसकी जरूरत पड़ेगी, नगद वेतन की। तो नगद वेतन प्रणाली भी शुरू हुई थी किसमें, अलाउद्दीन खिलजी के समय से। अगला आते हैं निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है। देखो पशुपालन तो गाँव का मुख्य रूप से आपका आ जाए, कृषि पशुपालन, कुटीर उद्योग, अच्छे उपकरणों की उपलब्धता, तभी तो कृषि पशुपालन हो पाएगा। लेकिन ऑप्शन थर्ड, जो निजी धन उधार दे दिया किसी व्यक्ति को, तो अर्थव्यवस्था में ज़्यादा क्या प्रभाव पड़ेगा, ब्याज मिलेगा तो उसी व्यक्ति को मिलेगा, है ना। तो ये आपका इसमें शामिल नहीं मिलता है। अगला पूंजी बाजार से आशय है। देखो शेयर बाजार को सीधे सीधे पूंजी बाजार कहा गया है। अभी हमारे पास शेयर बाजार की नियामक संस्था के रूप में सेबी कार्य कर रही है। 2008 के आसपास इसको ये अधिकार मिलता है, भले सेबी आपका 12 अप्रैल 1988 की मिल जाती है। शेयर मार्केट से संबंधित हमारे पास आपने सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज देखा होगा, 1875 का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आ जाएगा। और 1991 में फैरवानी समिति का गठन हुआ, इसकी सिफारिश पर 92 में आपके पास क्या मिल जाता है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी गठन किया जाता है। 1953 की निम्नलिखित में से जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो जननी सुरक्षा योजना की अगर हम बात करेंगे तो अप्रैल 2005 में जननी सुरक्षा योजना आपका लागू होती है, शुरू होती है। और इसका मुख्य उद्देश्य था मातृ मृत्यु दर और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। अगला सुमेलित नहीं है, कहवा मंडी। देखो जो कहवा मंडी है, विश्व की कहवा मंडी, ये ब्राजील में साओ पाउलो ऐसा कुछ करके नगर मिल जाता है। सेंटोस की बात करेंगे तो ये कॉफ़ी बंदरगाह, कॉफ़ी पोर्ट के रूप में आ जाएगा। ध्यान रखना ब्राज़ील में जो कॉफ़ी बागान है, ब्राज़ील में जो कहवा के बागान हैं, इनको भी एक नाम यहाँ पर मिलता है, क्या, फजेंडा। इन कॉफ़ी बागानों को फजेंडा कहा गया है। तो ये अलग अलग चीज़ें। बाकी दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड को कहा जाता है, पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में, और रोटी की डलिया यूक्रेन को। पृथ्वी पर उपसौर की स्थिति किस माह में होती है। देखो उपसौर होता क्या है, उपसौर होता है जब आपका
सूर्य व पृथ्वी के बीच में क्या हो, न्यूनतम दूरी हो। उपसौर में ही देखो ये ऊ लिखा हुआ ना, ये ऊ निर्धारित कर रहा 3 दिनांक को, और 3 जनवरी को ये तिथि आपके पास मिल जाती है, 3 जनवरी। बाकी 4 जुलाई की जो तिथि आती है वो आपका अपसौर हो जाएगी। इसके विपरीत दशा हो जाती है जहां पर पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम, ये न्यूनतम दूरी है, ये अधिकतम दूरी मिल जाएगी। 21 मार्च और 23 सितंबर हमारे पास 2 ऐसी डेट आती हैं जिसमें विषुव की स्थिति बनती है। विषुव क्या है? जब सूर्य जो है, जो भूमध्य रेखा इक्वेटर है उसके सामने रहता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि समस्त पृथ्वी पर दिन रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। ऐसे ही फिर 21 जून मिल जाता है जो आपका इसको कर्क संक्रांति कह सकते हैं, या फिर आपका 22 दिसंबर जिसको मकर संक्रांति कह सकते हैं। 21 जून को कर्क रेखा के सामने सूर्य रहता है, उत्तरी गोलार्ध में ना कर्क रेखा, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी का सबसे छोटा दिन आ जाएगा। ऐसे ही 22 दिसंबर को विपरीत दशाएं हो जाएंगी, मकर रेखा के सामने, मकर रेखा कहाँ है, दक्षिण में, तो दक्षिण में क्या हो जाता है कि सबसे बड़ा दिन और उत्तर में सबसे छोटा दिन आपका 22 दिसंबर को। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, बेसिक चीज़ें हैं भाई भूगोल से। निम्नलिखित में से उनके जनक के साथ सही सुमेलित नहीं। विश्व ग्लोब मार्टिन वेहम, मानचित्र अलेक्जेंडर बिल्कुल सही, भौतिक भूगोल पोलेडोनियम। और भूगोल के जनक की अगर हम बात करेंगे तो हेरोडोटस नहीं, देखो हेरोडोटस की अगर हम बात करेंगे तो इतिहास के पिता है ना, हेरोडोटस क्या मिल जाएंगे आपको, ये इतिहास के पिता आपके पास मिल जाएंगे। जबकि भूगोल के जनक की अगर हम बात करेंगे तो भूगोल के जनक हमारे पास मिल जाते कौन सा, हिकेटियस। हिकेटियस मिल जाते हैं। यहां पर अगर अनेक्जिमेंडर एवं थेल्स मिल जाते हैं, अनेक्जिमेंडर और थेल्स अगर जुड़ जाएं तो इनको ध्यान रखना, ये किसके मिल जाएंगे, ये आपका गणितीय भूगोल, ठीक है, गणितीय भूगोल के जनक माने जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक नाम आता है कार्ल ओ सावर। जो कार्ल ओ सावर है ये सांस्कृतिक भूगोल के जनक मिल जाते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक नाम आता है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज, अगर यहां पर कभी क्वेश्चन आ जाए कि भूगोल शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो वो किया गया इरेटोस्थनीज के द्वारा। दूसरा, व्यवस्थित भूगोल के जनक, अगर आपको व्यवस्थित भूगोल के जनक पूछा जाता है तो व्यवस्थित भूगोल के जनक भी इरेटोस्थनीज आपके पास आ जाते हैं। साथ साथ में अगर हम यहां पर बात करेंगे वर्तमान भूगोल की, वर्तमान भूगोल की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ये आपके पास हम्बोल्ट, ठीक है, हम्बोल्ट आपके पास यहां पर वर्तमान भूगोल के जनक आपके पास मिल जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं वह कंप्यूटर वायरस जो स्वयं को एक उपयोगी सॉफ्टवेयर की तरह प्रस्तुत करता है। यह आपका अलग अलग वायरस के प्रकार होते हैं। यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि ऐसा वायरस जो स्वयं को उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत करता है, तो आपका ट्रोजन हॉर्स मिल जाता है। कीलॉगर क्या होता है कि कंप्यूटर पर प्रेस की गई कुंजियों को रिकॉर्ड करता है और उसके आधार पर फिर क्या है, डाटा को क्या करेगा, लीक करने का, डाटा को प्राप्त करने की कोशिश करता है। स्पाईवेयर अभी हाल ही में आया था, ऐसा सॉफ्टवेयर जो जासूसी करता हो, जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर। माना आपने कोई सॉफ्टवेयर या किसी ने कोई सॉफ्टवेयर भेज दिया किसी को कि भाई उसके सिस्टम पे क्या क्या चल रहा है, उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सको, ठीक है। और फिशिंग की बात अगर हम करेंगे तो फिशिंग होता है किसी व्यक्ति का डोमेन नेम व पासवर्ड प्राप्त करने का प्रयास। तो देखो अब बहुत सारी चीज़ें आपका पेपर में आ रही हैं, ये चीज़ों को बिल्कुल लिखेंगे। जो भी चीज़ें आपके पास दिख रही हैं, एक तो सीधे सीधे हेडिंग डालनी है और सीधे क्वेश्चन लिखना है, कीलॉगर में ये लिख देना है, ये लिख देना, बस और तो गया है ना। लेकिन लिखें, बिना लिखे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं वीडियो देखूंगा, यार नहीं होता भाई। देखो शुरू का जोश सभी को रहता है, वो चीज़ लास्ट तक बनानी पड़ती है, तब जाके कुछ चीज़ें हासिल होंगी, ठीक है। तो उम्मीद यही है आप लोगों से, जो भी लोग कोर्स में जुड़ेंगे, आप रेगुलर क्लासेस देखोगे, रेगुलर चीज़ों को रिवीजन करोगे, है ना। अगला मिल जाता है कि किसी सर्च इंजन द्वारा प्रस्तुत परिणामों की सूची, तो ये आपका हिट्स कहा जाता है, इसको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सर्फिंग मिलता है एक वेब पेज से
दूसरे पेज पर जाना, यह आपका क्या मिल जाता है, सर्फिंग मिल जाता है। और होस्ट मिलता है आपका क्या, होस्ट मिलता है इंटरनेट से सूचना प्राप्त करने हेतु, इंटरनेट से सूचना प्राप्त करने हेतु नेटवर्क से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर, ये क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है। ठीक है। एनोनिमस सर्वर की बात करेंगे तो ऐसे सर्वर जो बिना पासवर्ड के प्राप्त हों, ऐसे सर्वरों को एनोनिमस सर्वर भी कहा जाता है। ठीक है भाई। तो ये आपके पास यहाँ पर फिर से कई सारी चीज़ें हैं, इनको लिखेंगे, रिवीजन करेंगे। अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन से एक इनपुट डिवाइस, तो इनपुट में आपके पास यहाँ पर वेबकैम कैमरा आ जाएगा। बाकी प्लॉटर प्रिंटर की भांति ये आपका बड़े बड़े फ्लैक्स प्रिंट करने का काम करता है। वीडियो विजुअल डिस्क यूनिट ये मॉनिटर का काम करेगा। प्रिंटर तो आपको पता है आउटपुट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला है कि विंडोज़ डेस्कटॉप पर डैश द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाया जाता है। तो ये आपका आइकन आ जाता है, जो भी आपका फाइल वगैरह के जो भी आपका फोटोज़ मिलती है ना, वो चिन्ह मिलते हैं, उनको आइकन कहा जाता है। हालांकि माउस के कर्सर की गति को घटाने बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, तो भाई ये सारी चीज़ें आपका कंट्रोल पैनल में आपके पास मिल जाएंगी, जो भी आपका इसकी गति घटाने बढ़ाने जो भी कंट्रोल करने की चीज़ें होंगी। हाल ही में स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन सा सदस्य बना है। देखो ये थोड़ा सा फिर करंट वगैरह है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने को रहता भी नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपका 99वां सदस्य बना है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 30 नवंबर 2015 में भारत में इसको शुरू किया गया। गुरुग्राम में इसका मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का। 120 देश इसमें शामिल हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किए। लेकिन अब आप सोच रहे हैं यार 120 है तो 99 कैसे हुआ। 99 ऐसे हुआ कि 99 देशों ने अपने दस्तावेज सबमिट करके पूर्ण रूप से इसके सदस्य स्थायी रूप से बन चुके हैं, आधिकारिक रूप से मतलब कह सकते हैं। ठीक है। तो 99 वाला यहाँ पर आपका स्पेन बना। अभी 98 थे, 99 हो गए। ठीक है। अगला, हाल ही में किस महिला को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 दिया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जेनी एरपेन बैक मिल जाती है। और इनके साथ साथ आपका हॉफमैन मिलते हैं, माइकल हॉफमैन, इनको ये मिला है। अब देखो ये आपका जो है इनका कैरोस नामक कोई पुस्तक मिलती है, लिखी जेनी एरपेनबेक ने है और अनुवाद किया है माइकल हॉफमैन ने। हाल ही में किस अभिनेत्री को यूनिसेफ ने नई नेशनल एम्बेसडर के रूप में, तो यूनिसेफ की एम्बेसडर अभी वर्तमान में फिर नहीं कौन है, करीना कपूर आपके पास मिल जाती है। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का 180 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये आपका 159 आपके पास मिल जाएगा। प्रथम की बात करेंगे तो ये आपका नॉर्वे मिल जाएगा। ध्यान रखना वैसे तो नया वाला ही आना चाहिए 2024 वाला। 2023 में भारत का इस में जो क्रम था वो था 161। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 2021 से 2026 की अवधि के दौरान केंद्रीय करों में राज्य की भागीदारी कितनी सुनिश्चित की गई है, तो ये 41% की गई है। 15वें वित्त आयोग की बात कर रहे हैं जो अभी चल रहा है फिलहाल, क्योंकि 16वें का भी गठन हो चुका, सभी को पता है ना। वो आगे भी क्वेश्चन आपने देखा होगा इसमें, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। पिछले वाले में 42% था, इसमें 41%। एक देश एक चुनाव से संभावनाओं के लिए आपका रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यहाँ पर समिति आ जाती है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे भाई। अगला चलेंगे, भारत ने विश्व के प्रथम AI एंटी ड्रोन सिस्टम को विकसित किया, जिसका नाम है, इसका नाम इंद्रजाल यहाँ पर रखा गया। स्काई वॉक तो अक्सर ऐसे पुलों को बनाया गया जो आपका कांच के ब्रिज वगैरह जो बाहर दिख जाए जिनमें, है ना, तो इसको फिलहाल छोड़ो। अगला चलेंगे, इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो यहाँ पर आपका सखी नामक ऐप लॉन्च किया गया। गगनयान भारत का मानव सहित एक आपका क्या है, अंतरिक्ष अभियान है। इस गगनयान से पहले एक रोबोट को भेजा गया, व्योम मित्र नाम से एक रोबोट इसके परीक्षण के लिए भी यहाँ पर भेजा गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया, तो शीतल देवी, आपका आपने पढ़ा ना इनके बारे में, जो आपका पैरा तीरंदाज वगैरह से संबंधित, जिनके आपका हाथ नहीं है और उन्होंने जो है आपका यहाँ पर क्या पदक हासिल किया है पैरालंपिक वगैरह में। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में, वैसे देखो 2023-24 नहीं, वैसे 2022 की रिपोर्ट है अभी, ठीक है, जो अब आ रही है। तो इससे पहले भारत का 132वां था, अभी भारत का 134वां स्थान हो गया। 0.644 जो भारत का स्कोर इसमें मिलता है वो 0.644 मिलता है। आप सभी को पता होना चाहिए HDI का जो मानक होता है अधिकतम वो 1 होता है, 1 में से ये नंबर दिए जाते हैं। तो भारत को यहाँ पर मिला 0.644 यहाँ पर मिलता है। अगला पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति, देखो अभी हाल ही में यहाँ पर भी चुनाव संपन्न हुए, तो आसिफ अली जरदारी यहाँ पर आपका क्या बने, राष्ट्रपति बने हैं। और शहबाज शरीफ यहाँ पर मिलते हैं, जिनको प्रधानमंत्री फिलहाल बनाया गया है।
भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन, तो ये आपका यहाँ पर MV राव, ऑप्शन नंबर 4 मिल जाता है ना। तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए, बस फैक्ट वाली चीज़ें। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच में दुनिया का श्रेष्ठ हथियार आयातक, जिसने हथियार को आयात किया है सबसे ज़्यादा, तो वो मिलता है भारत। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, तो श्रेष्ठ आयातक था। श्रेष्ठ निर्यातक की बात करेंगे तो श्रेष्ठ निर्यातक आपके पास कौन मिल जाएगा, अमेरिका यहाँ पर मिल जाता है। 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टिना प्लिसकोवा, तो सभी को पता चेक गणराज्य से संबंधित थी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बनते आ रहे हैं लगातार। हालांकि किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजनपुर, तो ये आपका जो सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम यहाँ पर क्या रखा गया, आपका निरंजन शाह स्टेडियम के नाम से इसका नामकरण किया गया है। हालांकि वर्ष 2024 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2000 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार, तो ये बेस्ट फिल्म दिया गया यहाँ पर किसको, जवान को। जबकि हमारे पास 12वीं फेल भी आपने पढ़ी होगी, ये 69वां जो फिल्म फेस्टिवल है उसमें जो है 12वीं फेल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का यहाँ पर खिताब जीत दिया गया है। फिलहाल दादा साहेब फाल्के की बात करें, अभी 2024 का है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यहाँ पर शाहरुख खान को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में रानी मुखर्जी यहाँ पर मिल जाती है। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया है, तो यहाँ पर आपका क्या है, नन्हे फरिश्ते नामक एक ऑपरेशन चलाया गया, जो गुमशुदा बच्चे हैं उनको उनकी फैमिली से मिलाने के लिए यहाँ पर किसके द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो आपने पढ़ा ही होगा कि इसमें आपका गुलजार भी मिल जाते हैं और जगतगुरु रामभद्राचार्य। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 लोगों को ये पुरस्कार जो है एक साथ दिया गया है। हालांकि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में, तो ये मैं अभी बता रहा था कि भाई ये भी आपके पास क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। 31 दिसंबर 2023 को इस वित्त आयोग का जो है गठन किया गया। वित्त आयोग सभी को पता है 5 साल के राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है आर्टिकल 280 के तहत। और यहाँ पर वित्त आयोग के द्वारा जो काम क्या है, इसका करों का बंटवारा, अभी हमने देखा जो 41% कर निर्धारित किया गया था, तो बस वही सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। चलिए, उत्तराखंड से प्रश्न थे 20 यहाँ पर कि उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक किस तिथि को जो है आपका उत्तराखंड कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है, तो ये आपका 16 नवंबर को मंजूरी दी जाती है। अभी हाल ही में इसलिए चर्चा में रहा, लेकिन ध्यान रखना कि उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता जो अधिनियम है, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, ये 2018 का है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा जारी हम सफ़र ऐप, तो हम सफ़र आपका परिवहन क्षेत्र से संबंधित मिल जाता है। ये भाई जो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह है, वहाँ पर जो चालक परिचालक है उनके फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड किया जाए, जब उनको नींद वगैरह आए तो वो आपका सूचित करे, मतलब सायरन बजाए, इस तरीके से जो चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना 14 से 23 वर्ष के लिए जो शुरू की गई है, वह 29 अगस्त 2023। इसके तहत 2000 रुपये प्रति माह यहाँ पर दिया जाएगा, साथ साथ में 10,000 रुपये की धनराशि जो है आपका ये किट के लिए दी जाएगी। इसकी डेट याद रखना, आयु वर्ग विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे ही ऑप्शन फर्स्ट में भी आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, ये मिल जाती है। और इसका जो आयु वर्ग था वो 8 से 14 वर्ष यहाँ पर रखा गया था, और इसके तहत जो है ना 1500 रुपये प्रति माह जो है खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने का यहाँ पर प्रावधान मिल जाता है। तो दोनों स्पष्ट रूप से अलग अलग रखेंगे भाई इन चीज़ों को। 1983 में प्रदर्शित राज्य की प्रथम फिल्म, तो आपका यहाँ पर जगवाल मिल जाएगी, प्रथम गढ़वाली फिल्म के रूप में मिलती है। सबसे ज़्यादा सफल गढ़वाली फिल्म में घरजे में मिल जाएगी, जबकि मेघा आ की बात करेंगे तो ये प्रथम कुमाऊनी फिल्म यहाँ पर जीवन सिंह बिष्ट के नेतृत्व में आ जाती है। हालांकि राज्य में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च कहाँ स्थित है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 ताड़ीखेत अल्मोड़ा में हो जाएगा। जड़ी बूटी संरक्षण के लिए कई सारे संस्थान मिल जाते हैं। जड़ी बूटी की अगर हम बात करेंगे तो राज्य में कई सारी जड़ी बूटियाँ, 500 से अधिक जड़ी बूटियाँ जो मिल जाती हैं। जड़ी बूटी के संरक्षण संवर्धन का कार्य के लिए 1972 में एक तो सहकारिता विभाग स्थापित किया गया था, लेकिन उसके बाद क्या है कि 1980 में फिर हर जिले में भेषज सहकारी संघों की स्थापना की गई। साथ साथ में आगे जाके बहुत सारे कार्य होते हैं। यहाँ पर आपका IDPL, ठीक है, इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड आ जाएगा आपका ऋषिकेश में आपके पास यहाँ पर आपका हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड भी आ जाता है, ठीक है। मोहान की बात करेंगे तो मोहान में ध्यान रखना है इंडियन माँ से मोहान, माँ से मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड आ जाएगा। और रानीखेत में आपके पास सीधे सीधे कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री आपके पास मिल जाती है। कहाँ पर? रानीखेत में मिल जाएगी। तो ये आपका जड़ी बूटी वगैरह से संबंधित आपको कुछ संस्थान मिल जाते हैं भाई।
86 के राज्य के किस वीर सैनिक को फ्रांस के न्यूवे सेपल नामक स्थान पर वीरता प्रदर्शन करने हेतु विक्टोरिया क्रॉस से सम्मान किया गया? ये आपका गब्बर सिंह नेगी को सम्मानित किया गया। प्रथम व्यक्ति मिलते हैं जिनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाता है, लेकिन इससे पहले 1914 में दरबान सिंह को ये मिला था। दरबान सिंह आपका फ्रांस के ही फेस्टुवर्ट में थे। फेस्टुवर्ट में इन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया था, जहाँ पर रानी विक्टोरिया के द्वारा इनको मैदान में ही क्या दिया गया था कि ऐसा कुछ मिलता पढ़ने को कि विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था, लेकिन दूसरा दिया गया दरबान सिंह को, सॉरी गब्बर सिंह को, और गब्बर सिंह को मरणोपरांत दिया गया, इसलिए मरणोपरांत पहले कौन है? गब्बर सिंह। सोमनाथ शर्मा की बात करेंगे तो 1947 में हमने परमवीर चक्र देखा। प्रथम परमवीर चक्र इनको दिया गया। द्वितीय आपका शैतान सिंह मिल जाते हैं, जिन्होंने राजांगला में चीन सेना के साथ आपका युद्ध लड़ा था। लेकिन फिलहाल इनकी बात करेंगे तो इन्होंने जो है श्रीनगर के हवाई अड्डे को सुरक्षा करी 1947 में, तो तब यहाँ पर इनको क्या मिला है? परमवीर चक्र प्रथम दिया गया है। 1887 उत्तराखंड विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, तो प्रथम महिला अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण। पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर अध्यक्ष बनी। हाँ, विजया बर्तवाल 2009 में ये आपका क्या मिल जाती है? प्रथम उपाध्यक्ष जरूर मिल जाती है। ऋतु बहारी प्रथम मुख्य न्यायाधीश, बहुत महत्वपूर्ण है, चारों चीज़ें ध्यान रखना। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश मिलती है उत्तराखंड हाई कोर्ट की, और राधा रतूड़ी प्रथम मुख्य सचिव मिलती है। ठीक है, चीफ यहाँ पर आपका क्या है? सेक्रेटरी वगैरह मिल जाती है, CS मिलता है ना। हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लोकसभा सदस्यों के आधार पर सही सुमेलित नहीं है? गढ़वाल सीट पर प्रथम भक्त दर्शन, टिहरी सीट पर कमलेंदु मतीसा, हरिद्वार में हरपाल सिंह साथी हो जाएंगे। अल्मोड़ा सीट की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो अल्मोड़ा सीट से जो आपका यहाँ पर मिल जाते हैं आपका कौन? अल्मोड़ा सीट से सबसे पहले यहाँ पर मिलते हैं आपका देवीदत्त पंत, देवीदत्त पंत मिल जाते हैं। और CD पांडे की बात करेंगे तो ये आपका नैनीताल सीट से, और ऐसे अगर आपका देहरादून सीट आती है तो यहाँ पर महावीर त्यागी, ध्यान रखना, जो आपका देहरादून का सुल्तान भी हम कहते हैं, तो महावीर त्यागी जो है देहरादून से सबसे पहले यहाँ पर चुने जाने वाले सीट पे मिल जाते हैं लोकसभा के लिए। 189 है एल्डिको सिडकुल, तो एल्डिको आपका मिल जाता है सितारगंज वाला। कोटद्वार की अगर हम बात करेंगे तो कोटद्वार वाला क्या मिल जाएगा? सिगड्डी ग्रोथ सेंटर आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या मिल जाते हैं? जो सिडकुल वगैरह, सिडकुल सभी को पता है आपका मुख्यालय तो खैर देहरादून में मिल जाएगा। अगला चलते हैं उत्तराखंड में कुल नगर निगम, तो अभी वर्तमान में कुल नगर निगम 9 नगर निगम मिलते हैं। सबसे पहला देहरादून 1998 वाला, और वो यूपी सरकार के अंतर्गत हो गया था। राज्य बनने के बाद फिर आधिकारिक रूप से जो घोषणा की जाती है वो 2003 में है, लेकिन 98 ही माना जाता है। ठीक है, उसके बाद सबसे नवीनतम आपका 2021 में मिल जाता है ना, कौन सा? श्रीनगर वाला। अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है। जमरानी बांध आपका गोला नदी पर है, जो कि आपका नैनीताल में स्थित मिल जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि जमरानी बांध से सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता किस किस राज्य को कराई जाती है? तो वो आपके पास कराई जाती है आपका किसको? यहाँ पर हो जाएगा, कहाँ पर? आपका नैनीताल में और उधम सिंह नगर में। सिंचाई के लिए दोनों जगह से, दोनों जनपदों को जल दिया जाता है। राज्य कैबिनेट द्वारा नई सौर ऊर्जा नीति को कब मंजूरी प्रदान की गई? नई सौर ऊर्जा नीति आपके पास ऑप्शन नंबर 2 आ जाती है। लेकिन अगर आपको पूछे कि नई पर्यटन नीति, तो नई पर्यटन नीति आपका 2023 में आ जाएगी। 2030 तक ये आपके पास क्या है? 7 वर्षीय नीति आपके पास मिलती है पर्यटन की, और इसमें 2030 के जो लक्ष्य वगैरह मिल जाते हैं। एक तो देखो यहाँ पर आपका जो आपका स्टेट में जो आपका GDP है, GSDP, इसमें जो है आपका क्या है कि 15% वृद्धि या 15% योगदान का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया। साथ साथ में जो विदेशी पर्यटक हैं, विदेशी पर्यटक, इनकी संख्या में 5% की वृद्धि वगैरह यहाँ पर आपका प्रावधान किया गया, और साथ साथ में 40,000 करोड़ 40,000 करोड़ के निवेश का यहाँ पर क्या है आपका लक्ष्य रखा गया 2030 तक। अगर 27 मार्च 2030 को जारी अधिसूचना के अनुसार पुरातत्व विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक, तो ये आपका तुंगनाथ मिल जाएगा, है ना। तुंगनाथ सभी को पता, रुद्रप्रयाग में जो मंदिर मिल जाएगा। सुनारकोट का नौला, इसको भी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक जो है राज्य के मतलब केंद्र के द्वारा घोषित किया गया है। अगला, हाल ही में किस लेखक को विद्यासागर नौटियाल सम्मान 2023, तो ये आपका पहला विद्यासागर, यहाँ पर आपका शोभाराम शर्मा, ऑप्शन नंबर 4 आपके पास मिल जाएंगे भाई। अगला, नैनीताल जनपद की कोस्या कोटोली तहसील का नाम, तो ये कैंची धाम के नाम पर रखा गया, सभी को पता होगा, है ना। सबसे नवीनतम तहसील अगर आएगी तो मसूरी को, पहले उप तहसील थी, इसको पूर्ण तहसील का दर्जा भी दिया गया है। राज्य में मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ ये मिलता है आपका पौड़ी के कंडोलिया से होती है। फरवरी 2023 में ये योजना शुरू हुई, जिसमें अंत्योदय जो योजना या अंत्योदय कार्ड धारक लोग हैं उनको साल में 3 रिफिल जो है आपका क्या दी जाएंगी, मुफ्त दी जाएंगे। 3 मुफ्त रिफिल की यहाँ पर योजना बनाई गई है।
अगला एक उत्तराखंड रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला राज्य, तो पहला राज्य मिलता है उत्तराखंड। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 9 मार्च 2023 को ये रेशम कीट बीमा योजना शुरू की गई है, जिसमें आपका 4 जनपद शामिल है। यहाँ पर आपका नैनीताल हो जाएगा, ऊधम सिंह नगर मिल जाएगा, हरिद्वार मिल जाएगा और साथ साथ में कौन सा, देहरादून इसमें मिल जाता है। ठीक है, इस योजना की जो नोडल एजेंसी के रूप में आपका फिक्स किया गया, तो रेशम निदेशालय क्या होगा, इस योजना का नोडल एजेंसी के रूप में आपका कार्य करेगा। अगला कि यंग उत्तराखंड सिनेमा अवार्ड 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बलराज नेगी जी मिल जाते हैं। हालांकि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं, देखो मौन क्रांति के नायक महेंद्र कुंवर, ठीक है, लेकिन महेंद्र कुंवर की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमारे पास हार्क भी मिलता है। हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर की बात करेंगे तो 1988 में महेंद्र कुंवर ने देहरादून में इसकी स्थापना की। बीज बचाओ आंदोलन आपका विजय जड़धारी का मिल जाएगा। लोक संस्कृति के पुरोधा दाताराम पुरोहित मिल जाते हैं। जबकि वृक्षों के पालनहार की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास मिल जाते हैं कौन, आपका लखन लाल कोई मिल जाते हैं, उत्तरकाशी से संबंधित मिलते हैं। ठीक है, बसंती देवी की अगर हम बात करेंगे तो सभी को पता है भाई कोसी नदी बचाओ से संबंधित है, कोसी नदी बचाओ आंदोलन से संबंधित मिल जाते हैं कौन, बसंती देवी। ठीक, अगला मिलता है इस वीडियो में लास्ट प्रश्न आपके पास है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में, देखो निर्यात तैयारी ये बहुत बार पेपर में आता रहता है, तो आपको 2021-2022 के हिसाब से याद रखना। अभी 21 का ही आया था, तो ये आपका उत्तराखंड का तो 21 में 17वां स्थान था, 22 में 9वां स्थान है, और दोनों जगह पर हिमालयी राज्यों में आपका प्रथम स्थान ही यहाँ पर मिलता है। ठीक हो जाएगा, ये पूरे देश भर के राज्यों में आपके पास मिल जाएगा और हिमालय राज्यों में आपका प्रथम ही मिल जाएगा। तो फिलहाल ये पेपर में इस पोर्शन का सॉल्यूशन था। मिलेंगे आपको अगले किसी सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।